नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम UGC NT NET पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम अपने दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की कक्षा संख्या 30 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विच्छेद के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया था। वर्ण विच्छेद, वर्णों को तोड़ तोड़ के लिखना, हमने उसमें देखा था कि कैसे अलग अलग वर्णों को, एक शब्द में जितने भी वर्ण हैं वो कैसे हम तोड़ के लिखते हैं। और फिर देखा था कि इससे हम बता सकते हैं कि इस शब्द में कितने वर्ण हैं या कितने अक्षर हैं। उसके बाद हमने अपनी चर्चा शुरू की थी स्वनिम के ऊपर। स्वनिम थोड़ा अगर मतलब आप हिंदी से जुड़े हो तो जानते होगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हाँ कितने समय से जानते हो तो हो सकता है कि हमने ये शब्द अपने प्रारंभिक कक्षाओं में, जो हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं उन सब कक्षाओं में शायद ना सुना हो। वर्ण, ध्वनि, ये सब शब्द हमने ज़्यादा सुना होगा। तो स्वनिम, इसके बारे में हमने चर्चा शुरू की थी। उसमें हमने उसकी परिभाषा देखी थी कि स्वनिम बस वही है, ध्वन्यात्मक क्या है, वाक ध्वनि है, ठीक है। जो बोल के जो भी वर्ण है उनके बोलने वाला जो स्वरूप है उसके ऊपर जो चर्चा है वो हमारी स्वनिम है। फिर उसमें हमने देखा था उसके दो भेद, खंड और खंडेतर स्वनिम, ठीक है। तो खंड स्वनिम का परिभाषा हमने देखा था, जिसका खंड किया जा सके और जिसका स्वतंत्र सत्ता हो, उच्चारण स्वतंत्र हो। जो भी स्वर और व्यंजन हमने अभी तक पढ़े थे वो सब खंड स्वनिम के ही अंतर्गत में आएंगे। उसके बाद हमने खंडेतर स्वनिम के बारे में देखा था कि लगभग ये मानसिक है, इसको कहीं लिख के या ऐसे आप नहीं बता सकते हो। आप उच्चारण में या बोल के ये चीज़ बता सकते हो कि हाँ ये स्वनिम यहाँ है, ये चीज़ हुआ। जैसे इसके एग्जाम्पल थे बलाघात, सूरतान, अनुतान, दीर्घता, संगम। ये जितने भी हैं ना खंड स्वनिम, ये इस पे खंडेतर स्वनिम, वो खंड स्वनिम पे ही निर्भर होगा। यानी आप कुछ ना कुछ स्वर या व्यंजन बोलोगे उसी पे ये लागू होगा खंडेतर स्वनिम। तो पूर्णतः खंड स्वनिम पे ये निर्भर है। अभी हम देखेंगे बलाघात, सूर, ये जो भी ये सब चीज़ें हैं, इनका जब हम विस्तार में भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सब खंड स्वनिम पर ही निर्भर है, ठीक है। तो चलिए अब आज की कक्षा शुरू करते हैं, अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। पहले खंड स्वनिम का देख लेंगे थोड़ा सा, इसका तो हम मैक्सिमम चीज़ पढ़ चुके हैं, एक दो चीज़ें हैं वो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद खंडेतर स्वनिम को हम पढ़ेंगे। तो देखिए खंड स्वनिम, इसके दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है केंद्रीय स्वनिम, जिसको आप मुख्य स्वनिम भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा हो जाता है अपना परिधीय। इसको आप गौण स्वनिम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो केंद्रीय स्वनिम और परिधीय स्वनिम, अब बारी बारी से इसको देखते हैं है क्या। पहला केंद्रीय स्वनिम। केंद्रीय स्वनिम यानी कि मुख्य स्वनिम। मुख्य स्वनिम कौन? जो भी आप अभी तक वर्ण देखे थे, स्वर और व्यंजन, में सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। अ से लेके औ तक और क से लेके ह तक जितनी भी ध्वनियाँ हैं ये सारी मुख्य स्वनिम है, एक केंद्रीय स्वनिम है। इनमें व्यतिरेक का संबंध, व्यतिरेक मतलब कि एक भी स्वनिम को अगर दूसरे स्वनिम से आप रिप्लेस करेंगे, दूसरा स्वनिम उसकी जगह रखेंगे तो बिल्कुल ही अर्थ बदल जाएगा। तो इनमें व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक मतलब कि अंतर, दोनों में अंतर का संबंध होता है, यानी कि ये प्रभावित करते हैं, तुरंत अर्थ बदल देते हैं। तो ये तो है ना, ये तो लाजमी है। जैसे जहाँ क है वहाँ आप ग लगाओगे। जैसे मान लो कि नम शब्द है, नम, नम की जगह गम बोलोगे तो न और ग, न भी एक स्वनिम है, ग भी स्वनिम है। दूसरा स्वनिम म स्थिर है, लेकिन न की जगह ग लगाओगे तो दोनों का अर्थ बदलेगा ना। नम मतलब हो गया कि कोई चीज़ नम है,
भिंगा है, गम गम दुख को बोलते हैं, तो बिल्कुल ही अर्थ बदल देता है। तो केंद्रीय स्वनिम होते हैं मुख्य स्वनिम, इनमें व्यतिरेक का संबंध होता है, यानी अंतर रहता है अलग अलग स्वनिम में, और ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ऐसे स्वनिम है। तो ये मुख्य स्वनिम है। तो इसमें हम देख लेंगे केंद्रीय स्वनिम क्या हो गया। बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले, बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले स्वनिम, ठीक है। जैसे में जितने भी आपके स्वर व्यंजन हो गए, ठीक है, क च फ, ठीक है, या ये जितने भी हो गए सब होते हैं केंद्रीय स्वनिम। तो इनमें क्या होता है, इनमें व्यतिरेक, व्यतिरेक का मीनिंग हो जाता है अंतर, ठीक है। व्यतिरेक का संबंध होता है यानी कि क्या है, अर्थात ही अर्थभेदक होते हैं। ऐसे सबसे आसान भाषा में समझ लो, ये अर्थभेदक मतलब अर्थ बदल देंगे, अर्थभेदक होते हैं। जैसे आप एक वर्ड है नम, ठीक है, और ये दूसरा हो गया गम। देखो इसमें क्या है कि माँ माँ ध्वनि तो स्थिर है, अलग अलग स्वनिम क्या है, न और ग, तो अलग अलग स्वनिम स्वनिम न और ग के आने से अर्थ में परिवर्तन, यानी बहुत बेसिक बात है, बस इसको एक समझ लो कि आप हमने टेक्निकल टर्म में बोल दिया, ठीक है। बात की बहुत ही सिंपल बात है कि अगर अलग अलग ध्वनि रखोगे तो अर्थ तो बदलना ही है। तो ये केंद्रीय स्वनिम होते हैं, इनका अपने अपने व्यतिरिक्त अलग अलग संबंध होता है, अगर ये किसी शब्द में आएंगे तो एक दूसरे का बिल्कुल ही अर्थ बदल जाएगा। अब नाम गम, यहाँ क कर दो कम, ठीक है, सम, तो ये सब क्या है, कम लिख दो, सम लिख दो, ठीक है। थम जाना, तो अब देख रहे हो कि माँ ध्वनि सब सेम है, बस हमने एक एक स्वनिम बदला और इसका अर्थ बदलता गया। तो ये होते हैं अपने केंद्रीय स्वनिम, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं परिधीय स्वनिम। दूसरा अपना क्या हो गया, दूसरा परिधीय स्वनिम। तो अब परिधीय स्वनिम इसके विपरीत है। तो परिधीय स्वनिम यह है कि जो बहुत ही कम प्रयोग होते हैं, ठीक है, बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, और उनका यह है कि अगर आप उस चीज़ को प्रयोग करो या ना करो, अर्थ बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। यानी इनके लिए एक शब्द यूज होता है मुक्त परिवर्तक। मुक्त परिवर्तक यानी कि परिवर्तन इनका मुक्त रहता है, अगर लगा भी दोगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी अर्थ ज़्यादा नहीं बदलेगा। जैसे आप एक ये ध्वनि देखे होगे, ये ऐसे चंद्र बिंदु का जो चंद्र है वो बिंदु नहीं, तो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बोले, अगर डॉक्टर बोले या फिर डॉक्टर बोलो, तो आप डॉक्टर बोले या फिर ये औ लगा के बोलो, उससे कोई ज़्यादा फर्क अर्थ नहीं बदलेगा। फिर हमने देखा था एक नुक्ता वाला, ये बिंदी वाला ऐसे,
ये जहाँ शब्द होता है, मान लो आपको बोलना है फ़क्र, तो आप फ़क्र बोल दो या फिर फ़क्र बोल दो, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यानी कि लगा दोगे तो भी अच्छा है, नहीं लगाओगे तो भी उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये अपने होते हैं परिधीय स्वनिम। तो देख लेते हैं इसके बारे में। पहला तो बहुत कम प्रयोग होने वाले, बहुत कम प्रयोग होने वाले स्वनिम है जैसे मैं वही ये जो चंद्र वाला मैंने बताया था, या फिर नुक्ता जो ये लगाते हैं ना हम क के नीचे, ठीक है, क ख ज फ, ये देखा था ना हमने, तो ये वाले, ठीक है। तो इनका ये है कि मुक्त परिवर्तक होते हैं, मुक्त परिवर्तक, यानी मुक्त परिवर्तक मतलब कि लगाने या ना लगाने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना, ठीक है। तो मुक्त परिवर्तक होते हैं, सिंपल भाषा में कहोगे, अर्थात ये अर्थभेदक नहीं होते, ठीक है। जैसे जैसा था ना केंद्रीय स्वनिम में कि वो अर्थभेदक थे, लेकिन ये अर्थभेदक नहीं होते। जैसे आप डॉक्टर लिख लो, ठीक है, या फिर डॉक्टर लिख लो, समझने वाला समझ कि आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, डॉक्टर भी सही है, डॉक्टर भी सही है। वहीं ऐसे आप फ़क्र लिख लो, या फिर ऐसे नुक्ता लगा के फ़क्र लिख लो, ठीक है। आप जमाना लिख लो, या फिर ऐसे ज़माना, थोड़ा उनका उच्चारण का तरीका अलग हो जाता है जब हम नुक्ता लगाते हैं तो, लेकिन उससे कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये अपने हो जाते हैं परिधीय स्वनिम, जिसको आप गौण स्वनिम भी बोल सकते हो। तो अब हमारी खंड स्वनिम में बस इतना ही चर्चा था। अब इसमें विस्तार में नहीं जाना है, यह समझ लिए परिधीय स्वनिम क्या है। केंद्रीय स्वनिम जितने भी हैं उसके बारे में हमने बहुत विस्तार में देख रखा है अभी अपनी पिछली कक्षाओं में, जितने भी स्वर हैं और व्यंजन के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर रखी है। तो अब हम बात करेंगे खंडित स्वनिम की, उसमें बहुत सारे स्वनिम हैं, उनको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया खंडेतर स्वनिम। इसकी क्या परिभाषा है वो हमने कल देख रखा था कि खंड जोड़ इतर, मतलब जिसको खंड नहीं किया जा सके, खंड से इतर है, ये खंड से अलग है, इनको आप तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको तोड़ के दिखा दोगे, ठीक है, कि हमने यहाँ ये चीज़ें लिखी थी। एक मानसिक रूप से आप दिमाग से या फिर बोल के ऐसे उच्चारण से मन में समझ सकते हो कि हाँ यहाँ ये चीज़ हुई, लेकिन उसको दिखाने का या फिर ऐसे कुछ भौतिक रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है। कुछ संकेत बनाए गए हैं ज़रूर समझने के लिए, लेकिन व्याकरण दृष्टिकोण से देखोगे तो ऐसा कुछ उनमें अलग नहीं है। जब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे तो इस चीज़ को आप और अच्छे से समझोगे। तो इसमें पहला है अपना बलाघात, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो भी आपको पता चलेगा बल जोड़ आघात, कितना बल देना है, कितना बल आघात करना है, यानी कितना बल देना है। तो शब्दों के उच्चारण में किस वर्ण पर कितना बल देना है, किस अक्षर पर कितना बल देना है, यही बलाघात है। यानी क्या है,
कि शब्दों का उच्चारण करते समय विभिन्न अक्षरों पर कितना बल दिया जाना है, यही बलाघात है। तो देखो यहाँ क्या है ना कि बात पूरे शब्द की नहीं हो रही है, पूरे वाक्य की नहीं हो रही है। जैसे अभी हम वाक्य में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक वाक्य हुआ राम, राम आ रहा है, एक सूचनात्मक वाक्य, राम आ रहा है, किसी ने बता दिया राम आ रहा है, ये आश्चर्य वाली। तो हम वो बात नहीं कर रहे, पूरे वाक्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक शब्द के अंदर अलग अलग अक्षर पे आप जब कुछ बल देते हैं ना, तो वो कैसा बल देते हैं उसको बलाघात कहते हैं। तो हिंदी में इससे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता अर्थ में, ठीक है। और भाषाएं हैं, कुछ भाषाएं हैं जिसमें अलग अलग अक्षरों पर अलग अलग बल देने पे बिल्कुल ही अर्थ बदल जाएगा, तो दूसरी भाषाएं। हिंदी में इस पर कुछ खास परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हाँ ये समझ में आ जाएगा कि इसका उच्चारण की स्वाभाविकता, स्वाभाविक उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे फेमस उदाहरण है छिपकली। छिपकली आप बोलते हो, काफ़ी लोग को तो बोलते हो कि छिपकली बोलते हैं, जो कि थोड़ा नॉर्मल है। अब कुछ लोग बोले छिपक कली दिख रही है, छिपक कली, तो आप देख रहे हो, आप समझ गए कि ये बात हो रही है छिपकली की, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आगे वाला बोलने वाला है वो प पे ज़्यादा जोर दे रहा है, छिपक कली, ठीक है। तो उच्चारण की अस्वाभाविकता दिख गई ना आपको, कि उच्चारण स्वाभाविक नहीं लग रहा है, ठीक है। छिपकली बोल रहे हैं तो लग रहा है कि ये स्वाभाविक उच्चारण है, लेकिन थोड़े से दूसरे वर्ण पर उसने जोर दे दिया छिपक कली, तो आपको लग गया कि आपका ये उच्चारण सही नहीं है, उच्चारण स्वाभाविक नहीं है। तो हिंदी में बस इतना ही होता है कि इसकी थोड़ी उच्चारण की स्वाभाविकता प्रभावित होती है, बाकी बलाघात से हिंदी में बहुत ज़्यादा कोई शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। तो वही है, जैसे मैं छिपकली का उच्चारण, ठीक है। अब देखो इसको मैं जो चीज़ बोला इसको मैं लिख के बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकता, या आप मानसिक तौर पर समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि किस वर्ण पर जोर देना था उस पर ना देकर हमने दूसरे वर्ण पर जोर दे दिया, तो ये हो गया बलाघात। तो इसमें लिख लेना, ये भी चीज़ लिख लो कि हिंदी में बलाघात से अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं होता, किंतु उच्चारण की स्वाभाविकता प्रभावित जरूर होती है। अभी स्वाभाविकता कैसे प्रभावित होती है वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से दिखाया, कि जब भी वर्ड आएगा ना तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था। तो वही है छिपकली, ठीक है। छिपकली बोलते हैं नॉर्मल, छिपक कली, या कोई बोले छिपकली, तो यही है बलाघात, कि जहाँ जोर देना था वहाँ जोर ना दे के आप किसी अलग वर्ण पर जोर दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हो, समझ जाएगा आप छिपकली के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यही होगा कि आपके उच्चारण जो है ना आपका वो अस्वाभाविक लगने लगेगा। तो ये अपना हो गया बलाघात। दूसरा क्या है, दीर्घता, ठीक है। हिंदी में हमने देखा है ना हर्ष स्वर होते हैं, अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ठीक है। और दीर्घ स्वर बाकी जो है लगभग दीर्घ स्वर है,
मेनली आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ये तो आप समझ सकते हो कि, और तो चलो थोड़ी बहुत ध्वनि का अंतर भी है उनका, ए का ए, तो एक में एक रेफ लगता है, एक में दो रेफ लग जाता है, ओ और ओ का भी डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन जो ई ऊ ये सब जो ध्वनियाँ हैं ना, तो इनमें क्या है कि बस मात्रा का समय चेंज करके हम और उसका अर्थ बदलते हैं, कुछ अलग से उनकी ध्वनि नहीं है। ये ध्वनि और ई ध्वनि, बस उनमें क्या है कि समय बढ़ाना है, ई आप कितनी देर तक बोल रहे हो, तो यही दीर्घता है। यानी कि उस मात्रा का उच्चारण आप हर स्वर का उच्चारण थोड़ा ज़्यादा समय तक कर दोगे तो वहीं दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मतलब ये हर्ष स्वर है, अ, हर्ष ई, हर्ष उ, ये आपको पता है, ये हर्ष स्वर है। तो अगर इन स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण दीर्घ समय तक करने पर ये दीर्घ हो जाते हैं, और इसकी वजह से अर्थ में परिवर्तन होता है, और इससे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसमें भी मेन ई और ऊ जो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं। अब एग्जांपल मैं देता हूँ तो आप समझोगे। जैसे आप एक वर्ड देख लो, दिन, ये आपको पता है क्या है, दिन रात वाला दिन है, और एक ये दिन, ठीक है, ये दिन क्या हुआ कि मतलब दिन रात वाला दिन, ठीक है, और ये दिन गरीब दुखी। तो इसमें हमको क्या करना है, बस समय बढ़ाना है ई के उच्चारण पर। इस पर बोलोगे दिन, मतलब दी पर ज़्यादा जोर नहीं दोगे, इसमें क्या बोलना पड़ेगा आपको, दीन। ठीक है, यानी कि ई को थोड़ा लंबे समय तक बोलना पड़ेगा, तो यही दीर्घता है। जैसे देखो, और देखो आप, सुना, और एक है सुना। ये कौन सा सुना है कि मैंने सुना है कि आपने आप ये चीज़ करने जा रहे हो, तो वो वाला सुना है, क्रिया वाला सुना। और ये सुना, सुना सन्नाटा कि सुना पड़ा है, यहाँ तो काफ़ी सुना पड़ा है, तो ये क्या हुआ, दीर्घ ऊ है, यानी कि ऊ की मात्रा को आपको थोड़ा ज़्यादा समय तक बोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सुना। तो देख रहे हो कि बस उसकी मात्रा का समय जो है उसको बढ़ा देने पे अर्थ में परिवर्तन आ जा रहा है, तो यही अपनी दीर्घता है। ठीक है, दो हो गए, तीसरा देख लो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, और सही उच्चारण के लिए हमें ऐसे ही बोलना होता है। वैसे चलती फिरती भाषा में इतना हम नहीं जोड़ देते बोलते टाइम, वाक्य के जो वाक्य बोले जा रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ कौन सा सुनना है। लेकिन फिर भी अगर शुद्ध उच्चारण करना हो तो आपको इसी तरीके से बोलना पड़ेगा। ये सुनना बोल रहे हो तो इसमें ऊ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देर तक रहनी चाहिए, इसमें कम देर तक रहेगी। ठीक है, तीसरा अनुनासिकता। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था ना कि अनुनासिक ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, तो उन सब से बाहर, तो इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने खंडेतर स्वनि में। अनुनासिकता क्या है कि उन्हें पढ़ रखा है इसके बारे में कि अ से अ तक स्वर वर्ण है। अ से अ जब बोलते हो सिंपल, अ आ ई ऊ ऊ, ठीक है,
तो आप क्या करो कि मुख से ध्वनि निकाल रहे हो, ठीक है, बस मुख से अ आ ई ऊ, ठीक है। लेकिन इस मुख की ध्वनि के साथ साथ आप नाक से भी वायु निकालो, आ ई ऊ, ठीक है। तो इसमें क्या करो कि मुख से तो ध्वनि निकल ही रहे हैं, नाक से भी निकाल रहे हो। तो ये चीज़ जब आप करोगे ना तो वही अनुनासिकता कहेगी। यानी कि अ से अ जो निरअनुनासिक हैं उनमें आप मुख के साथ साथ नाक से भी वायु निकालोगे तो वही निरअनुनासिक ध्वनि अनुनासिक हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये बात है, और उससे अर्थ में चेंज आता है, ठीक है। आप कहोगे मान के चलो एक एग्जाम्पल देखो, सांस, सांस आप समझते हो किसको बोलते हैं? मदर इन लॉ को। और आप सांस बोलो, सांस, ठीक है। तो ये सांस श्वास वाली सांस हो गई। तो देख रहे हो कि आपने बस क्या की, जो मुख से ध्वनि निकालते हैं उसकी जगह थोड़ा सा नाक से भी आपने ध्वनि निकाल दी, तो उससे अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। तो ये अनुनासिकता है। तो इसको लिखो, अ से अ, अन से ध्वनि है निरनुनासिक। तो अ से अ तक के अ से अ स्वरों में मुख के साथ जब नाक से भी वायु बाहर निकलती है तो ये स्वर अनुनासिक हो जाते हैं, ठीक है, अनुनासिक हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुनासिकता ना हिंदी का अपना गुण है, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने इसको संस्कृत से लिया है, ये हिंदी की अपनी विकसित की हुई ध्वनि है, ठीक है। तो ये स्वर अनुनासिक हो जाते हैं और इनसे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। जैसे देखो, सांस और सांस, आप देख रहे हो कि बस हमने एक चंद्र बिंदु लगाया। ये तो चलो मैंने बोला ना कि जनरली क्या होता है, खंडेतर स्वनिम का कोई ज़्यादा प्रतीक है नहीं, आपको समझना है मानसिक रूप से। लेकिन हाँ, अनुनासिक के लिए हमने एक प्रतीक बना रखा है, तो कहीं के प्रतीक मिल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखो, जैसे बोलने के तौर पर आप देखोगे तो बस अब थोड़ा सा अंतर कर रहे हो, ऐसा नहीं कोई नई ध्वनि बोल दे रहे हो। बस अब मुख से वायु निकाल रहे थे, साथ साथ नाक से निकाल दिए, बस उतने में ही परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या आप कर रहे हो, अगर बोलने के तौर पर देखो तो हम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर रहे हैं, हम बस उसी मात्रा का दीर्घ रूप बोल दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबे तक उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हमने अपने उसके लिए एक ध्वनि मतलब वर्ण भी विकसित कर रखा है कि इसको इस तरीके से ना दिखा के दीर्घ तरीके से दिखाएंगे, तो समझ में भी आ जाता है। लेकिन बेसिकली वो लोग मानसिक तौर पर हम चेंज कर रहे हैं, अपने ध्वनियों से, अपने उच्चारण से, इस तरह से हम चेंज करके अर्थ निकाल रहे हैं, इसलिए खंडेतर हैं। इसको आप खंड करके अलग नहीं दिखा सकते, ठीक है। ऐसे अनुनासिकता हो गई, सांस बोल रहे हो और उसमें आप चंद्र बिंदु लगा दो, मतलब मुख के साथ नाक से, तो सांस। आप देखो है और हैं, ठीक है। इसी तरह देखो पूछ, पूछ मतलब क्या, तुम्हारी पूछ कहीं पूछ नहीं होती, मैं तुम्हें कहीं पूछा नहीं जाता, और ये पूछ चंद्र बिंदु लगा दिए तो आप देख रहे हो कि इसमें अंतर आ जा रहा है कि आपने जो मुख से वायु निकाली थी वो, तो अनुनासिका में देखा था हमने ना कि कहीं ये बिंदु भी लगता है और कहीं चंद्र बिंदु लगता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि ए, ऐ, ओ और औ इन ध्वनियों के साथ केवल बिंदु आएगा, और बाकी अ, आ, ई, ऊ वाले में चंद्र बिंदु आएगा। तो इसको हम पढ़ चुके हैं अपने स्वर व्यंजन का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कहाँ चंद्र बिंदु आता है और कहाँ बिंदु आता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी
पढ़ रखा है पिछली क्लास में। तो ये अपनी होगी अनुनासिकता। ठीक है, अभी खंडेतर स्वनिम में और 2-3 चीज़ें हैं। अपना एक संगम है, ठीक है, और असंगम या संहिता। तो 1-2 चीज़ें और बची हैं खंडेतर स्वनिम में, इसको हम देखेंगे अगली कक्षा में। तो अगली कक्षा में खंडेतर स्वनिम वाला अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्वनिम से रिलेटेड 2-3 टर्म और हैं, उसको समझ लेंगे। फिर अपना स्वनिम वाला ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हम शब्द के ऊपर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। अपने वर्ण की चर्चा यहाँ जाके ख़त्म होगी। तो थोड़ी ये हमारी जो इकाई 1 का जो चौथा टॉपिक है ना, थोड़ा लंबा जाने वाला है। मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा लंबा जाएगा। और मैंने इसी बीच में बोला था कि आप लोग जो रामचंद्र शुक्ल की किताब है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसको ज़रूर से ज़रूर ले लेना। अब वो हमारे मतलब जब दूसरी इकाई शुरू होगी तो उसका काम आने वाला है, और वो 100% आपके साथ होनी चाहिए। तो मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि उस बुक को आप कहीं से भी खरीद सकते हो तो खरीद लो, किसी सीनियर के पास हो, किसी के पास हो तो वो ले लो। वो बुक बहुत ज़रूरी है। आगे जब कक्षाएँ होंगी इकाई 2 की तो उसमें उसका प्रयोग होना ही होना है। ठीक है, उस बुक को हमें यूज करना ही करना है। तो उस बुक को आप अपने पास कहीं से भी लेके रख लेना। ठीक है, तो चलिए आज यही रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, बताइए इस चैनल के बारे में। कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।